ओके, चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में स्वागत है आपका। हमारे साथ वीरू मैं आपके साथ रहेंगे। हमारे साथ इस शो में प्रकाश काबा और आशीष बहेती पिछले शो से बने हुए हैं। अमोल अठावले और आशीष कयाल भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव से समझेंगे कि इस समय मार्केट में आपका नज़रिया क्या होना चाहिए। टेक्नो फंडा अप्रोच के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के पीएमएस के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चतुर्मोहता होंगे और कंचे से समझेंगे आज टाटा मोटर्स पीवी में इतनी गिरावट क्यों है। एक नज़र मार्केट पर लेकिन और निफ्टी अब तोड़ चुका है 23,000 का मजबूत सपोर्ट। जी हाँ, 22,980 के अब हम नीचे चल रहे हैं। अब खैर कोई बात नहीं, एक नया अगला सपोर्ट आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट तो आते ही रहते हैं, सपोर्ट का काम ही यही है वीरू। एक टूटे तो दूसरा आ जाए, दूसरा टूटे तो तीसरा आ जाए, तीसरा टूटे तो चौथा आ जाए, चौथा टूटे तो पांचवा आ जाए और जहाँ से घूम जाए वो बड़ा सपोर्ट हो जाए। सबसे ज़्यादा आज मार्केट की गिरावट को लीड कर रहा है रिलायंस। करीब 2.5% नीचे रिलायंस है और इसमें आप जोड़ दीजिए लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये भी 2.5% नीचे। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल, सब में बड़ी गिरावट। इस समय इटर्नल 2% नीचे है। एसबीआई में गिरावट है करीब 2% की। ऊपर क्या है, सिर्फ दो स्टॉक्स टेक्निकली अगर आप देखें तो ओएनजीसी जो कि 2% ऊपर है और टीसीएस जो करीब 1% ऊपर है। हालांकि टीसीएस भी अपने डिहाई से अब थोड़ा सा हल्का हुआ है। अगर आप देखें तो टीसीएस भी अब थोड़ा सा नीचे आया है। एफएनओ में बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, अशोक लेलैंड, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आप बड़ी गिरावट देख रहे हैं। यूनियन बैंक, लोधा डेवलपर्स, फिनिक्स मिल्स, तो रियल एस्टेट में वापस सेलिंग प्रेशर लौटता हुआ। गेनिंग साइड पर ओरेकल करीब 5-5.5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस थोड़ा सा ऊपर है उस ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद। ओके, तो आपने ये छोटी सी समरी सुनी अब तक और अब एक काम करते हैं, यहाँ से समरी से निकलकर पैनल से बातचीत करते हैं और उनकी कॉल्स को समझते हैं। इट्स डिफिकल्ट वन, मार्केट्स डे लो 23,000 का स्तर तोड़ा एक बार। प्रकाश, आशीष बहेती जी और अमोल अठावले और आशीष कयाल। आशीष जी सुप्रभात, क्या पिक कर रहे हैं दो ट्रेड्स आपके इस वक्त के? देखिए, बाजार में अभी फिलहाल दबाव बना हुआ है और ऐसे में चलते हुए इतना आसान नहीं होगा ट्रेड निकालना। लेकिन ओएनजीसी पहला स्टॉक है जहां पर एक अच्छा खासा रुझान अपसाइड पे देखा जा रहा है। पिछले काफी 6-7 दिन से इसने एक लो बनाया था 260 से, वहीं से बाउंस बैक हो रहा है और अपने 20 डीएमए के भी ऊपर आज सस्टेन कर रहा है। तो ओवरऑल ओएनजीसी पे बाय की राय होगी। ऊपर में जो टारगेट है वो करीबन 290 का देखा जा सकता है और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 266 का लगाना होगा। और दूसरा स्टॉक जो बाई साइड पे है वो है एक्मे सोलार। यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त बुलिश कैंडल बना है और वॉल्यूम्स बहुत अच्छे पिकअप हुए अभी तक। पिछले करीबन 4-5 दिन के वॉल्यूम्स के हाई अभी ऑलरेडी हो चुका है। तो एक्मे सोलार पे बाई की राय होगी। ऊपर में जो टारगेट इस स्टॉक में आते हैं वो करीबन 290 के देखे जा सकते हैं पोजिशनल पर्सपेक्टिव से थोड़ा, और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 260 का होगा। ओके, आशीष कयाल जी ने अपने आप अगर आप देखें तो अपने आप सर्वप्रथम अपनी दो कॉल्स दे दी, क्योंकि आशीष बहेती जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में आए थे तो बिल्कुल शांत रहे। इसे कहते हैं म्यूट अंडरस्टैंडिंग। खामोश रहकर अगर आप देखें अपना एक अपनी अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेस करना। अच्छा अमोल, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। मार्केट में दबाव जरूर है बट एट द सेम टाइम एक 23,000 के आसपास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल भी है। बाइंग साइड का ही व्यू है, दो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, थोड़ा टाइम ले सकते हैं स्टॉक। एक ट्रेंड फॉलोइंग में लुपिन का फॉर्मेशन काफी बेटर है, 2-3-4-5 के आसपास है। पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे 2450 के, स्टॉप लॉस रहेगा उसका 2300 का। अप ट्रेंड बना हुआ है, अभी भी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। सेटअप अच्छा है, अगर मार्केट सेंटीमेंट इंप्रूव होता है तो लुपिन अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करने के चांसेस काफी ब्राइट है। और एक कॉन्ट्रा बेट में भारतीय एयरटेल के साथ जाना चाहूंगा, 1842 के आसपास है। टेक्निकल बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है अगर मार्केट सेंटीमेंट इंप्रूव होता है तो। 1900 1915 के दो टारगेट्स निकल के आ रहे, स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1820 का। ओके, भारतीय एयरटेल 1841 पे आपका बाय कॉल। आशीष बहेती जी, अब आपका नंबर है, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप दो कॉल्स? वीरेंद्र जी, लोढ़ा में बिकवाली की सलाह रही है। यहाँ पे गिरावट काफी बढ़ते हुए देखने मिल रही है और पूरा रियल एस्टेट काफी वीक होता हुआ देखने मिल रहा है। तो 725 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ बिकवाली की जा सकती है। नीचे में जो टारगेट रहेंगे इसके वो 690 और 670 तक के भी देखे जा सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है लॉन्ग साइड में वो है सन फार्मा। यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 1795 1795 का 1795 का एसएल मेंटेन करना है। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे 1840 तक के भी देखे जा सकते हैं।
ओके, चलिए अब गावा सर के पास चलते हैं। गावा सर, आपकी 2 ट्रेड इस समय की। मैं एक लॉन्ग और एक शॉर्ट जाऊंगा। लॉन्ग रहेगा भारतीय एयरटेल। इस स्टॉक में रेसिलियंस है, काफी गिरा हुआ है, सस्टेन कर रहा है लोअर लेवल्स पर। अब ट्रेड कर रहा है 1842 पर भारतीय एयरटेल। स्टॉप लगाएंगे करीब 1835 का। ₹7 का स्टॉप है। टारगेट रहेगा 1860 भारतीय एयरटेल। पॉसिबल एक अप मूव मिल सकता है। स्टॉक जो वीक नजर आता है ना, वो है बजाज फाइनेंस। इसमें गिरावट है, अप मूव मिला, यहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुका। अभी 857.20 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे करीब 873 का। यहाँ पर भी 3-3-6 रुपए का स्टॉप है। डाउनसाइड टू अराउंड 840 पॉसिबल है। बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस। मीनवाइल एक बार इंडिया विक्स लेकर आइए जरा वापस, और देखिए किस तरीके की तेज़ी इंडिया विक्स में है। और ये स्टिकी है वीरू। अगर आप देखें ना, जब भी मार्केट में रैली हो रही है, इंडिया विक्स में उतनी बड़ी गिरावट नहीं आ रही है, लेकिन हल्का सा मार्केट गिरता है और इंडिया विक्स बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है। तो 26.6 ये थोड़ा सा विक्स का मुझे लग रहा है कि जब तक नीचे ना आए थोड़ी सी यहाँ पर मार्केट की दिक्कत रहेगी। चलिए एक और स्टॉक की बात करते हैं। निफ्टी का टॉप लूजर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल करीब 5% नीचे है आज। क्यों है ये, कंचन से समझते हैं। कंचन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए, जेएलआर ने अपनी सोलीहिल जो प्लांट है उसमें कुछ कार की जो प्रोडक्शन लाइन है उसको हॉल्ट पे डाल दिया है आने वाले जो 2 हफ्ते हैं उसके लिए। देखिए, ये जो रुकावट है वो सप्लायर साइड से पार्ट्स को लेके एक प्रॉब्लम आ रही है, उसके चलते देखने को मिला है। और आपको ध्यान रहे कि ये जो शटडाउन है वो पहले से ही प्लान जो इनका एस्टर का हॉलीडे ब्रेक है उसके साथ भी ओवरलैप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे 2 मॉडल्स में काफी बड़ा जो डेंट है वो लगने की आशंकाएं जताई जा रही है, रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन है वो रुक गई है और 8 तारीख तक जो प्रोडक्शन है वो रुकी हुई रहेगी। फॉर द रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं कि ये 2 ऐसे मॉडल है जो टाटा मोटर्स को सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वो लाके देते हैं। और यहाँ पे अगर कोई डेंट आता है तो पेरेंट कंपनी में एक बड़ा डेंट लगने की भी चिंताएं जो है जताई जा रही है। अगर इसका बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो सितंबर 2025 में भी हमने साइबर अटैक के चलते एक जो हॉल्ट है प्रोडक्शन में आता हुआ देखा था। उससे कंपनी को काफी बड़ा लॉस हुआ था। कंपनी की जो लायबिलिटीज है वो भी बढ़ती हुई दिखाई देती, और जो इंश्योरेंस है उसके चलते भी जो कंपनी है उसने काफी बड़ा डेंट झेला था। तो वापस से 3-4 महीने बाद ही ये हॉल्ट आया है। ओके, चलिए शुक्रिया कंचन। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव मौजूद हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। क्या करें इस वॉर के एनवायरनमेंट में। पैसा तो बनना दूर की बात है, जेब से पैसा जा रहा है लोगों का, और काफ़ी पैसा जा रहा है। आपका क्या व्यू है इस मार्केट में? अनुज जी, देखिए 2 चीजें इसमें। व्यू बड़ा सिंपल है कि ये मार्केट भी बार बार वही कहती है कि हमको कि जब जब प्रॉफिट अच्छा निकलता है आप उसको निकाल के आप उसको अलग रखिए, जिसको आपको जिंदगी में जो आपने सोचा था उसको पूरा कर लीजिए, क्योंकि ये कभी चलेगा नहीं कि कभी मैं बेचूंगा शेयर को तो कभी प्रॉफिट होगा। तो पहला रूल है कि भैया प्रॉफिट आएगा तो आप उसको लीजिए और जिंदगी का मजा लीजिए, तो टेंशन कम करिए। दूसरी बात है कि इस माहौल में आके आपके पास में कंट्रोल लेवर नहीं है इस समय। क्या मिस्टर ट्रम्प करते हैं, क्या ईरान करता है, क्या कोई करता है, उससे आपके आज जो एनालिसिस है वो सब बेकार है। बिकॉज इसके ऊपर हम क्या एनालिसिस करें कि कितनी डिमांड बढ़ेगी, कितनी प्राइस बढ़ेगी, कितना ऑयल बढ़ेगा। तो इस माहौल के अंदर में शांति से बैठें। जो हमारा फोकस कंपनीज हैं, जो AAA रेटेड, AA रेटेड कंपनीज, अच्छी कंपनीज हैं, लो लेवरेज वाली कंपनीज हैं, उस पर फोकस करें। और खासकर जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत बढ़िया है उस पर फोकस करें। कई अच्छे इंडस्ट्रियल ग्रुप से फोकस करें और एलोकेशन मेंटेन करें अपना कि भाई हम इतना हिंदुस्तान इक्विटी में रखेंगे, इतना विदेश के इक्विटी में रखेंगे, इतना हम गोल्ड सिल्वर में रखेंगे और जो प्रेशियस मेटल में रखेंगे। और वो एलोकेशन बहुत जरूरी है। और इतना हम अपना कैश रिजर्व रखेंगे कि कभी जरूरत पड़ती है या मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है तो उसको लेने के लिए। आई थिंक एलोकेशन, पोर्टफोलियो रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके लेवरेज कंपनी से निकलना, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं और खासकर इंपोर्ट इंटेंसिटी वाली कंपनियों को काफी तकलीफ होने वाली है रुपी डॉलर के ऊपर देखते हुए। उस हिसाब से एक्सपोर्ट कंपनियों को फायदा होने वाला है। तो आप अपना पोर्टफोलियो रीओरिएंट करिए, शांत रहिए, ओवर कमिट मत करिए, बट ये भी नहीं है कि निकल के बाहर बैठ जाएं, बिकॉज मार्केट कैन चेंज 1 मिनट के अंदर में। आपने देखा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कैन चेंज द मार्केट। बिल्कुल अजय जी, एक जो रिस्क मार्केट के लिए बन रहा है वो है इन्फ्लेशन, जो हम एक तरीके से मान चुके थे कि अब पीछे छूट गया है। ग्लोबली अगर आप देखें तो एनर्जी प्राइसेस का इस तरीके से ऊपर आना और बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर रुपी, क्या इस मार्केट में एक तो वॉर का नियर टर्म इम्पैक्ट है,
एक मीडियम टर्म रिस्क भी ओपन हो रहा है? देखिए, कोई नया रिस्क नहीं ओपन हुआ अनुज जी। आपने अगर देखा होगा, इंडियन इन्वेस्टर की असेसमेंट एक तरफ थी और पिछले 7 से 8 साल में फॉरेन इन्वेस्टर की असेसमेंट दूसरी तरफ थी। हम वॉर को छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए अनुज जी, हम वॉर के पहले पहुंचते हैं, जब वॉर डिक्लेयर भी नहीं हुई थी, तब भी हमारी 7 साल तक एफडीआई नेगेटिव चल रही थी लगातार। मार्केट जो अब्रॉड थे, जिसको इन्वेस्टर्स हम मिलते हैं, उनका असेसमेंट इन्फ्लेशन का, ग्रोथ का बिल्कुल अलग था जो हमारे इंडिया का था, इंडियन इन्वेस्टर्स का। और हमने भरपाई करी है उसके, इंडियन इन्वेस्टर ने, कि हमने फेथ रखा, वो प्रॉफिट लेके निकल गए यहाँ से, और आज इंडियन इन्वेस्टर थोड़ा सा अजीब डिफेंसिव सिचुएशन में है। तो इन्फ्लेशन था, बिल्कुल था, बट आज एक चीज अच्छी हुई है कि गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्स आया है एक्साइज ड्यूटी का, आई थिंक उस रिस्पॉन्स से लगता है कि गवर्नमेंट में थोड़ी सी अर्जेंसी आई है सिस्टम में कि हमें वो चीजें करनी है जिससे कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हो। खासकर आई थिंक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आप देखेंगे, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट श्रिंक करेगी, और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है नए रिफॉर्म्स करने की, तो उसके लिए हमें आपने जैसे आईडीबीआई की बैंक का सेल रोका, वो कितना नेगेटिव सेंटीमेंट था मार्केट के लिए, आपने देखा ही था अनुज जी उस दिन कि क्या पीएसयू बैंक का क्या होगा, वो ऐसी चलती रहेंगी ना। ये सब चीजें अगर चेंज हो जाए, माहौल चेंज होने में टाइम लगता है, बट ये जरूर ध्यान रखें कि जो फॉरेनर्स का असेसमेंट था पिछले 7 साल से हमारे ग्रोथ का, इन्फ्लेशन का, वो आज भर पूरा उतरा है। वॉर के पहले और वॉर के बाद तो खैर सब इकोनॉमीज में प्रॉब्लम आई है, हमारे में भी आएगी, बट हमें तो इंडेक्स लेना चाहिए कि वॉर से पहले हम क्या थे और अब वहां तक कैसे पहुंचना है। अजय जी, अब आते हैं एक एक करके कुछ स्पेस पे बात करना शुरू करते हैं। और अभी सबसे बड़ा कोलैप्स जिस स्पेस में है वो है रियल एस्टेट, जिस पे हमारी 1-2 बात मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने में बात हुई भी है। बुधवार को एक ब्रोकरेज रिपोर्ट थी जनाब, कह रही थी कि यहाँ से एक सीरियस रिवर्सल विजिबल है, बट पैसा कहाँ से आएगा? 15,000 20,000 पर स्क्वायर फीट दिल्ली एनसीआर में आप बेच रहे हैं, प्लस वॉल्यूम्स नहीं है, सिर्फ प्रीमियम हाउसिंग में प्रीमियम थोड़े बहुत वॉल्यूम्स हैं। और दूसरा बात, जो वेल्थ क्रिएटर इक्विटी मार्केट था वो पिछले 1.5 साल से चैलेंजिंग फेज में है। तो रियल एस्टेट पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? अभी भी ये प्राइस जो स्क्रीन पे है, कि अंडर द थ्रेट है क्या? देखिए वीरेंद्र जी, आपने खुद ही इतना बढ़िया एनालिसिस कर दिया, आपका विश्लेषण ही आपको इधर बैठना चाहिए उधर की जगह। ओके, आपने बड़ा विश्लेषण कर दिया कि वेल्थ इफेक्ट जो था इक्विटी का, वो हमारे को ड्राइव कर रहा था। मार्केट में शेयर बेच रहे थे लोग, कैपिटल गेन बुक कर रहे थे, एंड आराम से उसके अंदर में खरीदी जा रही थी। प्लस जो होता है हर मार्केट के अंदर में, पेसिमिज्म, नॉर्मलसी और यूफोरिया। तो जो यूफोरिया चल रहा था रियल एस्टेट में, आज बुक करिए, कल 5 लाख लेके निकल जाइए, 5 करोड़ का लेके निकल जाइए, वो यूफोरिया खत्म हो चुका है मार्केट के अंदर में। दैट इज 1। नंबर 2, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए और जो बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो ईएमआई वाला है वो प्रेशर में आएगा, जो लोन लेते हैं वो प्रेशर में आएंगे। तो उसके लिए ये मार्केट को रियल एस्टेट मार्केट हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे 10 से 15 साल कुछ नहीं करती है, 2 साल में सब कुछ कर देती है, और फिर 10 साल तक चुपचाप बैठ जाती है, हल्का हल्का नीचे आएगी या चलती रहेगी। हम उस फेज में हैं मार्केट के, जो अब अगले 5 साल तक इस मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं देना किसी इन्वेस्टर को जो रियल एस्टेट खरीद रहा है, ना कि और जो शेयर खरीद रहा है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बिकॉज हमारे डेवलपर्स ने प्राइस कमिट कर रखी है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपने देखा ही है कितना बढ़ चुका है पिछले 20 दिनों के अंदर में। सैनिटरी फिटिंग्स, केबल, वायर्स, मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट हैज गॉन अप, तो उनके मार्जिन होंगे। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है, आप दूर रहिए, इसमें कोई जल्दी नहीं है जाने की, ना कोई इसमें रिटर्न कोई आने वाली है। वेल्थ इफेक्ट आपने कहा, कॉस्ट इफेक्ट मैं बता रहा हूं, और रियल एस्टेट की हिस्ट्री है कि 10 साल में 2 साल का तूफान, और उसके बाद फिर 10 साल तक आप शांत बैठे रहिए। ये वो 10 साल का फेज शुरू हो चुका है जिसमें आप शांत रहेंगे, आप बैठे रहेंगे और देखेंगे आपको अच्छी डील्स मिलेंगी किसी को खरीदना हो तो। बट शेयर बिल्कुल भी नहीं, हमारे हिसाब से तो गलत हो सकते हैं और हुए हैं कई बार, बट मुझे लगता नहीं है ये सेगमेंट रिटर्न देगा अगले 3 साल में। अच्छा, एक और चीज़ अजय जी, जिसके कहते हैं ताबड़तोड़ तेजी को लोगों ने चेस किया सिल्वर में भी। आई मीन आप देखिए, जनवरी का हाई था लगभग 4,08,000 के आसपास, वो सिल्वर अब करीब करीब 218 पे ट्रेड कर रही है। एक रीजनेबल अप्रोच गोल्ड सिल्वर में क्या रखें, क्योंकि गोल्ड भी अपने हाई से लगभग 40-42 हज़ार रुपये रिट्रेस हो चुका है। इस पूरे दौर में जब एक बार फिर से हम वॉर की चपेट में हैं, इन्फ्लेशनरी रिस्क, क्रूड एक बहुत बड़ा रेस कर रहा है, गोल्ड सिल्वर को कैसे ट्रीट करें इस वक्त? देखिए, गोल्ड सिल्वर को एलोकेशन ट्रीट करिए कि आपका कुछ परसेंटेज, जितनी भी आपकी रिस्क एपेटाइट है, 10 है, 15 है, 20 है, मैं 5 वाले कैंप में खेमे में नहीं हूं कि 5% होनी चाहिए, कम से कम 15 से 20% होनी चाहिए।
उसको आपको एलोकेशन करना चाहिए और उसको लॉन्ग टर्म की तरफ, जैसा इक्विटी को आप देखते हैं लॉन्ग टर्म, उसको भी लॉन्ग टर्म देखिए कि उसमें भी आएंगे, करेक्शन भी आएंगी, वापस भी आएगा। गोल्ड स्ट्रॉन्गर रहेगा हमेशा बिकॉज रिजर्व करेंसी की तरीके से रखा हुआ है सेंट्रल बैंक ने, सिल्वर को नहीं रखा हुआ है, तो सिल्वर हमेशा से वोलेटाइल रहेगा। गोल्ड आपको स्टेबल रिटर्न देके जाएगा और कोई भी होराइजन देख लीजिए आप इक्विटी से वर्सेस गोल्ड का, गोल्ड आपको अच्छा रिटर्न और स्टेबल रिटर्न देके जाएगा। वो ठीक है, थोड़ा बहुत 1.60 से 1.40 हो गया, 1.40 से फिर 1.30 भी हो सकता है या 1.50 हो जाएगा, बट एक चीज देख लीजिए, गोल्ड इंपोर्ट होता है, तो आपने जो आज खरीदा वो रुपए डॉलर पे खरीदा, आपको 20 साल में रुपए का आई थिंक डॉलर डबल हो गया है हमारा, डिप्रिशिएट हुआ 100% रुपी। ओके, उस आप देख के चलेंगे आप तो कुछ भी नहीं होता गोल्ड को, तो रुपी डॉलर से आपको 4 से 5% रिटर्न मिल जाती है आपको। और अगर आपने बॉन्ड खरीद लिया जो सोवरेन बॉन्ड है मार्केट में, 2.5% इंटरेस्ट वो मिल गया, 4% डिप्रिसिएशन मिल गया, तो 6.5 तो आपका गारंटी हो गया वहां पे। फिर जब बाजार में उछाल आएगी तो आएगी। तो मेरे हिसाब से एलोकेशन रखिए, गोल्ड में रखिए, सिल्वर में रखिए और बढ़ाइए उसको एलोकेशन को, बिकॉज इक्विटी अगले 3 साल में अंडर परफॉर्म करेगी, बिकॉज आपने सारी चीजें बता दी हैं, ऑयल की, अनसर्टेनिटी की, फिजिकल डेफिसिट की, इंडिया की फिजिकल डेफिसिट की, रुपी डॉलर की आपने देखी है हालत हमारी, देखते हुए इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बहुत चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे इस साल के अंदर में, देखते हुए स्टेबल है, एलोकेशन रखिए और अगर नहीं है तो ले लीजिए। अगर आपने किसी भी तरीके से आपने बड़े रेट पे लिया हुआ है तो एवरेज कर लीजिए कि मौका मिलता है आपको एवरेज का, आप एवरेज भी कर सकते हैं उसको, बट रखिए जरूर अगले 5 से 10 साल अपने पोर्टफोलियो में। हमारे हिसाब से 20% 25% का पोर्टफोलियो आपका इन दो में होना चाहिए। ओके, 20 से 25% पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एक बड़ी डिबेट चल रही है इस समय आईटी को लेकर। आज इन्फोसिस ने कम से कम एक चीज़ तो अच्छी की कि वो डिविडेंड और बायबैक के बजाय कुछ कैश एक्विजिशन में तो लगाया कम से कम। आईटी पर अब आपका क्या व्यू है, क्योंकि एक तरफ मल्टी ईयर लो पर हैं स्टॉक्स, वैल्यूएशंस तो आई थिंक ऑल टाइम लो पर हैं और कुछ केसेस में तो प्राइसेस भी कोविड लो पर आ चुके हैं। अब आईटी पर आप क्या व्यू रखेंगे? आपको बताता हूँ, 5 साल बाद आज हमने आईटी खरीदा है, 5 साल बाद। एंड आई थिंक ये बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है कि वो कम से कम अब वो डिविडेंड का फोकस छोड़ के ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। आई थिंक ये एक ट्रेजेक्टरी डिफरेंस है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है इंडस्ट्री का, और उससे काफी हमको वो मिलता है कि ये कंपनियां अब शायद सुधर जाएंगी अपने काम में ऊपर में और डिविडेंड से ज्यादा ग्रोथ पे फोकस करेंगी। हम हैं ग्रोथ इन्वेस्टर, हमको नहीं चाहिए डिविडेंड। हमने आज पहली बार 5 साल में निवेश किया है और हमें लगता है कि अगर और करेक्शन होगा तो अच्छा देंगी, बिकॉज 2 चीजें हो रही हैं, पुराने कॉन्ट्रैक्ट भी चल रहे हैं, उसमें रुपी डॉलर क्या था उस समय, आज की रुपी डॉलर क्या है। अब 2 साल बाद अगर आप देखेंगे कवर आज की तारीख में 99.7 ये मिल रहा है रेट आपको 2 साल फॉरवर्ड का कवर का, 100 रुपया पर डॉलर, जो कुछ दिन पहले और कुछ महीने पहले आपको 10 रुपए कम मिलता था। आज 10% की बढ़ोतरी हो गई है इस फॉरवर्ड कवर के ऊपर में। तो अब देखिए, कुछ नहीं करना है इस कंपनी को, अपने कॉन्ट्रैक्ट करने, अपना काम करना है और इनकी 15% तो ग्रोथ वैसी होगी रेवेन्यू की और प्रॉफिट सीधा बॉटम लाइन को आएगा। तो मेरे हिसाब से पहली बार अब ये सिग्नल आ रहा है आईटी कंपनीज में, एक्विजिशन, रुपी डॉलर, और आई थिंक क्लैरिटी आ रही है कि अगर हम नहीं करेंगे तो जैसा टाटा ने देखा कि आप डिविडेंड तो लेते रहे लेकिन आपने 2 लाख करोड़ भी खो दिए अपने मार्केट कैप के अंदर में से, और उसके लिए आई थिंक ये जरूरी है यहाँ पे कि अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनियां करेंगी, इसलिए हमने आज से इसमें निवेश शुरू किया है और एडवाइस भी कर रहे हैं कि इसके अंदर में अब आ गया है टाइम, वैल्यूएशन ठीक है, स्ट्रेटजी ठीक है, रुपी डॉलर ठीक है, सेगमेंट बढ़िया था, हमेशा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और इसलिए अब निवेश का टाइम आ गया है हमारे हिसाब से। क्या होगा आगे वो जानता है, बट हमारे हिसाब से 5 साल में पहली बार आया है टाइम इसमें डालने का। अच्छा अजय जी, अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, और आपको कहाँ, जैसे कि आपने बहुत एक खोल के बहुत शानदार मत दिया आईटी पर कि 5 साल बाद हमने फ्रेश बाइंग करी है, और अच्छी ग्रोथ विजिबिलिटी आपको कहाँ कहाँ पे नजर आ रही है? देखिए, ऑटो कंपनी बहुत बढ़िया ग्रोथ है, ऑटो एंसिलरी कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रोथ के अंदर में, दोनों कंपनियां हैं जो उसमें फटाफट चलेंगी, बढ़िया चलेंगी, इंडिया की स्ट्रांग पॉइंट है, कोई इसमें वो नहीं है, दो राय नहीं कि ये बढ़ के चलेंगी कंपनियां, ऑटो कंपनीज के अंदर में। और दूसरी बात हम देखते हैं अपने जो सीडीएमओ कंपनीज हैं उसमें वॉलेटिलिटी रहेगी, तो इन्वेस्टर को थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि ये ऑटो कंपनी जैसी नहीं है कि लगातार बढ़ती जाएंगी। 2 साल बहुत बढ़िया जाएंगे इस कंपनी के, फिर ऐसे 1 साल 2 साल जब केपेक्स लगेगा कुछ नहीं होगा इस कंपनी में। तो पेशेंस अगर आप में तो सीडीएमओ कंपनीज में रखिए, इंडिया के लिए बहुत बढ़िया सेगमेंट है,
रुपी डॉलर में सारा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो रुपी डॉलर बेनिफिट मिलेगा, तो सीडीएमओ सेगमेंट का आपको ग्रोथ बहुत बेहतरीन से मिलेगा। तीसरी ग्रोथ जो हमारे हिसाब से अब आएगी, वो जो इस साल आएगी, खासकर वापस आएगी, वो होटल इंडस्ट्री में आएगी। बिकॉज अब ये जो टूर्स हैं, वेस्ट एशिया है, ये सब चीजें कम हो जाएंगी, फेयर बढ़ते जा रहे हैं लगातार, रुपी डॉलर चेंज हो गया है, तो फॉरेन टूरिज्म अब कंट्रोल में आएगा। जो पिछले साल में हर कोई अब्रॉड जा रहा था, अब 2 बार सोचेगा रुपया 95 के ऊपर में लेने से पहले। तो उस हिसाब से हमारे हिसाब से होटल इंडस्ट्री को एक बड़ा फिलअप मिलेगा। स्ट्रेंज है कि फिलअप मिलेगा कि रुपी डिप्रिशिएट हो गया तो उनको बेनिफिट मिलेगा, बट आई थिंक इस सेगमेंट को मिलेगा। चौथी बात है फर्टिलाइजर, बेहतरीन 2 ही 4 कंपनियां हैं, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कोई खास कंपनी है नहीं, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, बट अब भी हम कहेंगे कि डिमांड और ग्रोथ से फर्टिलाइजर और गोल्ड लोन कंपनीज, हमारा सबसे बड़ी निवेश गोल्ड लोन कंपनीज में आज की तारीख में, हमारे हिसाब से उनकी डिमांड बढ़ती रहेगी। बिकॉज जितना भी इन्फ्लेशन आप बात करें या इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात करेंगे, इनको पहला फायदा होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने का, बिकॉज ये इनके लोन की टेनर छोटी होती है और ये लोन इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं फटाफट। तो इसलिए गोल्ड लोन कंपनीज को इंटरेस्ट रेट बढ़ने का फायदा आई थिंक इमीडिएट होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। ओके, अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सामने ये व्यू रखने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के पीएमएस के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चतुर मोहता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आशीष गुड मॉर्निंग। आशीष, मार्केट में क्या वापस रिस्क ओपन हो रहा है रिसेंट लोस तोड़ने का, जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी 1100-1200 पॉइंट नीचे है? बिल्कुल तो अनुज, देखिए बहुत ही अच्छी 2 दिन की रिकवरी हमें देखने को मिली, बट जिस तरह से जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कंटिन्यूअसली बाजार के आसपास नजर आ रही है और इसको लेकर के कोई क्लैरिटी कहीं पे भी ना बन सकती है और ना कोई इसको प्रिडिक्ट कर सकता है, तो डेफिनेटली मार्केट इस वोलेटिलिटी में वीकनेस जो है सेल ऑन राइज एक तरीके से हमें देखने को नजर आ रहा है। और ये सिर्फ इंडिया मार्केट कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, हमें देखना है कि क्रूड के चलते जो इन्फ्लेशन है वहां पर भी एक बहुत बढ़त नजर आ सकती है, जिसके चलते आप देख रहे हैं ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की एक बात शुरू हो रही है। और ये क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपकी जो बॉन्ड यील्ड्स है, ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स है वर्सेस जो इंटरेस्ट रेट है, उसमें एक जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप है और जो क्लियरली रिस्क को इंडिकेट करता है। तो अगर से बॉन्ड यील्ड्स यहाँ से और फर्दर बढ़ती है तो इक्विटी के लिए वो वैसे भी थोड़ा सा एक कठिन समय रह सकता है। और हम मल्टीपल्स की डेफिनेटली बात करते हैं कि आज मार्केट 17 साढ़े 17 के पी मल्टीपल पे फॉरवर्ड पे, पर तकलीफ है कि अर्निंग कट्स भी जो है वो बाजार को परेशान करेंगे। और अब जो बातें आ रही कि कहीं ना कहीं जो अर्निंग्स है नेक्स्ट 2 सालों के अंदर में, उसके अंदर में ईपीएस एस्टिमेट्स कट होना शुरू हो चुके हैं और उसके चलते डेफिनेटली जो मल्टीपल है वहां पर भी हमें तो लगता है थोड़ी सी डाउन ट्रेडिंग देखने को नजर आएगी। तो मेरा ये मानना है कि बाजार में जब तक 24,000 के ऊपर बाजार नहीं निकलता, तब तक ये रिस्क ऑन मोड रिस्क ऑफ मोड बना रहेगा और शायद हम 21,500 तक के लेवल भी बाजार में देख सकते हैं। 21,500 तक ड्रिफ्ट होने के चांसेस लग रहे हैं। तो बीइंग ए पीएमएस मैनेजर आशीष, आप इस वक्त बार्गेन बाइंग कहाँ कर रहे हैं? कोई ऐसा चंक जो आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया हो जिसको अगले 21,500 तक के आप लोग आउटलुक के मुताबिक अगर निफ्टी वहाँ जाता है तो आप लोग ट्रांचेस में बाय करेंगे? जी, तो वीरू देखिए, हमने ये बात कही कि जब इस तरह का एनवायरनमेंट है जहां इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, यील्ड्स बढ़ने वाली है, जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन होने वाली है और कमोडिटी सप्लाई शॉक बना रहे, तो ऐसे एनवायरनमेंट में हमने देखा है कि जनरली जो वैल्यू थीम है वो ज्यादा बेहतर करती है। इसका मतलब जिन कंपनीज में डिविडेंड यील्ड अच्छी है, जो लो प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है, लो पीई मल्टीपल पे है और ऐसे में ज्यादातर एनर्जी के जो स्टॉक्स है वो काफी इंटरेस्टिंग नजर आते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमें अच्छे लग सकते हैं क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन कंफर्टेबल है और क्रेडिट ग्रोथ का जो एनवायरनमेंट है वो भी प्रॉमिसिंग है। तो सीपीएससी, पीएसयू बैंक्स, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया जो हाई डिविडेंड यील्ड पेइंग स्टॉक्स हैं, ये हमें एक अच्छी थीम नजर आती है। और साथ ही साथ बैंक्स, क्योंकि बैंक्स राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। दूसरी चीज जो हमें लगती है कि जो थोड़ी सी थीमेटिक थीम हमें पसंद आती है, हमने इसकी चर्चा पहले भी की है, ये है पूरा जो सीडीएमओ की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस स्पेस में आप देखेंगे 25% की प्रॉफिट ग्रोथ आने वाले कई सालों तक देखने को नजर आ सकती है, क्योंकि इन कंपनीज के अंदर में जो इनोवेटर्स के साथ इन कंपनीज के टाई अप बढ़ रहे हैं, उसके चलते हमें लगता है कि जो चाइना प्लस वन या बायोसिक्योर एक्ट की बात
जो होती है उसका बेनिफिट क्लियरली कंपनीज जैसे कि लॉरस लैब, डिवीज और नवीन फ्लोरिन जैसी जो कंपनीज है, ये इसके बड़े बेनिफिशियरी बन सकते हैं। तो हमें ये सीडीएमओ की अपॉर्चुनिटी भी काफी प्रॉमिसिंग नजर आती है। आशीष, ये जो अब वापस अब सरकार विंडफॉल टैक्स तो नहीं बोल रही है उसको खत्म कर देगा, लेकिन एक तरीके से विंडफॉल टैक्स का एक कमबैक हुआ है। जो डीजल और एटीएफ के एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाया गया है और आज रिलायंस पर बड़ा इम्पैक्ट है उसका, 3.25% नीचे। इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं और रिलायंस पर क्या व्यू है अब आपका? बिल्कुल अनुज, आपने सही कहा कि ये एक हमेशा हमारे मार्केट की प्रॉब्लम है कि अगर से क्रूड बढ़ता है तो हम ये नहीं कह सकते कि क्लियर बेनिफिट ओएनजीसी ऑयल इंडिया को मिलेगा, क्योंकि विंडफॉल टैक्स अदर डायरेक्टली विंडफॉल टैक्स के फॉर्म में आएगा या किसी ना किसी तरह से इन कंपनीज को जो राइजिंग क्रूड का पूरा बेनिफिट है वो मिलने को नजर नहीं आता। और इंडिया की अगर से हम बात करें तो देखिए, जब से जीडीपी में एक्सपेंशन हुआ है तो $90 तक के तो हमारी कैपेसिटी है उसको एब्जॉर्ब करने की, बट $90 के बाद जब क्रूड ऊपर जाता है तो वो पूरी इकोनॉमी को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करना शुरू करता है, और जिसका कहीं ना कहीं इफेक्ट इन ऑयल ऑयल कंपनीज को, चाहे वो रिलायंस हो, एनजीसी हो, ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज हो, इनको भी देखने को नजर आता है। और डेफिनेटली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को तो डेफिनेटली उसका एक बड़ा नुकसान देखने को नजर आता है। तो हमें ये लगता है कि इसका पूरा बेनिफिट क्रूड का हम कभी भी पूरी तरह से नहीं ले सकते कंपनीज, और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इन स्टॉक्स में मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में बना रहेगा। ऑलराइट आशीष, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू रखने के लिए। इस शो को समेट रहे हैं। मार्केट में हल्की सी रिकवरी है, नाम मात्र की, लेकिन एटलीस्ट इंटरडे लो से अब हम करीब 40-45 पॉइंट रिकवर हुए हैं। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी 1000 पॉइंट से ज़्यादा नीचे और मिड कैप इंडेक्स ये भी 1000 पॉइंट नीचे है। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप एक बार जरा, 1:6। जी हाँ, इस तरीके का आज एडवांस डिक्लाइन है। 400 बढ़ने वाले शेयर के सामने 2500 से ज़्यादा गिरने वाले शेयर। काफ़ी सवाल होंगे आपके, उन्हें हम एड्रेस करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में एक छोटे से ब्रेक के बाद श्रेया और कंचन के साथ।